साथियों, सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ का ये चैनल आपको सभी विषयों की निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करा रहा है। इन कक्षाओं के माध्यम से आप एक उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर नीचे के स्तर की जो भी परीक्षाओं का जो स्तर होता है, उन सब का तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहे कि सभी लोगों के लिए ये क्लासें उपयोगी हों और इनके इन प्रकार इनके द्वारा जो बताया जाता है वो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आते हैं। दोस्तों, ये न सोचे कि ये बीएसटीसी के लिए उपयोगी नहीं है या पुलिस कांस्टेबल के लिए उपयोगी नहीं है या ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये सभी के लिए समान रूप से जो उपयोगी हैं, उन विषयों को, उन बिंदुओं को, उन स्तर को लेकर ही आपके समक्ष आ रहे हैं। तो जो सामान्य ज्ञान या जीके जो होता है दोस्तों, उनमें मूलभूत आपके 3 विषय होते हैं। उन विषयों में जो है दोस्तों आपके 2 विषय प्रारंभ कर चुके हैं। एक इतिहास का विषय आपका अनवरत रूप से चल रहा है। इसी प्रकार आज से आपके समक्ष जो है एक राजनीति विषय भी शुरू कर चुके हैं दोस्तों, और राजनीति विषय की शुरुआत पहली क्लास से हो चुकी है। इसी प्रकार जो भूगोल की बहुत जल्द आपके सामने क्लास लेके आ रहे हैं। इससे पहले जो कि अन्य कक्षाओं के लिए उपयोगी बैंक है या एसटीसी है, उनके लिए रीजनिंग, विज्ञान, ये क्लासें भी आपके समक्ष ला रहे हैं। तो श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर दें और आपको नियमित समय पर रेगुलर रूप में आपको ये क्लासें उपलब्ध रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा में आपको मैं इतिहास के उस विषय को लेकर चल रहा हूं जो कि सामान्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और उस वैदिक सभ्यता में जो है उसका पहली क्लास की शुरुआत अपन कर चुके थे। अब उस वैदिक सभ्यता में कहाँ तक वर्णन हो गया था कि वैदिक सभ्यता जिसका ऋग्वेद से लेकर हमें पुराण और स्मृति साहित्य तक उनका अध्ययन विवरण देखने को मिलता है। उस वैदिक सभ्यता के बारे में जो है विद्वान उसके मतों को, उसके विवरण को लेकर उसे 2 भागों में बांट चुके होते हैं। उस 2 भागों में बांटने का अर्थ ये होता है कि वैदिक काल का जो समय है वो वैदिक काल का पूरा समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। लेकिन ऋग्वेद को अलग कर दिया तो ऋग्वेद का जो समय बताया दिया गया वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय बताया है। अब उसमें मैं जो है ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था की जो बात है वो लेके आ रहा हूं दोस्तों, कि पहले की जो कक्षा आप देख चुके हैं उनको पता है, लेकिन आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आपका जो वैदिक टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता है। इस वैदिक सभ्यता का कुल समय जो है ये लिखा हुआ है, और उसमें से 2 पार्ट करते हैं। तो एक पार्ट तो आपका ये ऋग्वेदिक काल आ जाता है, और दूसरा जो पार्ट अपन पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 के बाद शुरू होगा, जो कहाँ तक चलेगा, 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो इस बात को अभी आप छोड़ दें। अभी जो हम वर्णन पढ़ेंगे वो केवल ऋग्वेदिक काल का अध्ययन करेंगे। अब ऋग्वेदिक काल के जो लोग, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अब देखो इनका उभार कैसे आता है, भारत में ये सभ्यता के लोग कैसे रहते हैं और कैसे चलकर आगे चलकर अपने को जीवन जीने में एक श्रेष्ठ बन जाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसे इससे पहले जो सभ्यता थी वो हमारी कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, नगरीय सभ्यता थी, मानते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सुव्यवस्थित रूप से जो वैज्ञानिक ढंग से बसे हुए थे। लेकिन इसके बाद आने वाली सभ्यता है वो कौन सी है, मूलतः ग्रामीण। दोनों में तुलनात्मक रूप से अंतर आ गया। एक शहरी सभ्यता है और दूसरी नगरीय ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों, भारत में जो ऐतिहासिक कालक्रम है उसमें उत्थान पतन की जो है वो क्रम चलता रहेगा, कि पहले के लोग किसी न किसी प्रकार से काल कवलित हो गए, लेकिन उनके बाद जो अनुयायी लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते गए, फिर चरम पर पहुंचे, फिर पतन की तरफ, फिर चरम पर पहुंचे, ऐसा सुयोग दुर्योग मिलने था। तो इसमें भी यही है कि पहले नगरी थी, उसके बाद पुनः क्या आ गई, ग्रामीण सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता में आती है, जो ऋग्वेदिक काल के लोग रहते थे। आगे इनका जो समाज, ऋग्वेदिक लोगों का जो समाज था उसका मूल केंद्र क्या था, परिवार। समाज की मूलभूत इकाई वर्तमान में भी परिवार ही है।
समाज की जो लघुतम इकाई भी परिवार है, उस समय भी यही थी और अभी भी यही है। एक और अंतर सिंधु घाटी सभ्यता और इसमें देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता में जो परिवार था वो परिवार कौन सा था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब है कि परिवार की मुखिया कौन होती थी? माता। और ये माता या मातृ सत्तात्मक का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? वो मिलता है हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। इसलिए उनका जो परिवार है वो कौन सा है? मातृ सत्तात्मक है। लेकिन अब बात आती है किसका? जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो कौन सी हो गई? पितृ सत्तात्मक। यहाँ पर जो परिवार देखने को मिलेगा वो कौन सा आएगा? पितृ सत्तात्मक। इसका मतलब है कि परिवार का जो मुखिया है वो कौन होगा? माता की जगह पिता पलट जाता। यहाँ ग्रामीण है, वो पहले नगरीय थी। आगे चले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। उसके बाद जो है व्यापार वाणिज्य था और तीसरे नंबर पर पशुपालन था। लेकिन ऋग्वैदिक लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो मूल रूप से क्या था? कृषि। बाद में सबसे पहले कौन सा था? पशुपालन। और पशुपालन में मुख्य जो पालतू पशु वो कौन था? गाय थी। आगे हम जो आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे इनकी, तब आएगा कि गाय सबसे बहुमूल्य वस्तु, कीमती वस्तु मानी जाती थी। इसी के आधार पर लोग लेन देन करते थे, या किसी के वर्चस्व को, स्थिति को, या किसी के जो है अमीर गरीबी का जो मापन करते थे वो इसी आधार पर करते थे। आगे चले दोस्तों कि ये जो सिंधु घाटी या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो आगे चलकर किस रूप में बसे थे उनके बारे में बताता हूँ। कि ये जो हमारा ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के वर्णन के आधार पर ये लोग कहाँ बसे हुए थे, तो उनके बसने की स्थितियां जो है वो बताई गई हैं। उस क्षेत्र का नाम अभी भी हम गर्व से लेते हैं और पहला नाम जैसे आया सप्त सैंधव प्रदेश। अब जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये जो आप नाम ले रहे हैं, सबसे पहले इन ऋग्वैदिक लोगों ने निवास स्थान बनाया था। कहाँ पर? जो 7 नदियों का केंद्र, सबसे बड़ी एक तो सिंधु और एक सरस्वती थी। इस सिंधु की जो सहायक जो है वो 5 नदियां हो गई। 5 और 2 7 नदियों के बीच का केंद्र सप्त सैंधव कहलाया। लेकिन इन्होंने जो है सबसे पहला केंद्र जो सरस्वती के घाटियों में जो विकास किया था वो कहलाया ब्रह्मावर्त क्षेत्र। और ये जो सरस्वती का जो घाटी केंद्र है जो वर्तमान में दिल्ली और बीकानेर के समवर्ती जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त कहलाता है। आगे चलकर यही लोग और आगे विकसित हुए तो ये ब्रह्मर्षि या गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र की ओर पहुंच गए और ये गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र को क्या कहलाया? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहलाया। तो ये जो क्षेत्र बढ़ता गया, अब ये बढ़े हुए ये तीनों क्षेत्र मिलाकर आगे क्या बन जाएगा? आर्यावर्त बन जाता है। आर्यावर्त जो है वो 1, 2, तीनों को मिलाकर बनता है जो पूरा हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक आता है। और विंध्याचल पर्वत जो हमारा दक्षिण भारत और उत्तरी भारत का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु आता है, ये विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाला क्षेत्र आर्यावर्त है और इसके दक्षिण वाले को क्या कहते हैं? वो आएगा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को हम दक्षिणापथ कहते हैं। जबकि एक और आता है उत्तरापथ। अब उत्तरापथ का मतलब ये होता है कि इस विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा? उत्तरापथ कहलाता है, जो कि नेपाल और तिब्बत वाला कंदराई या जो पर्वतीय प्रदेश आ जाता है। इस प्रकार जो ऋग्वेद में जो ये नाम मिलते हैं ये इनका क्या कहलाता है? इन आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इन आर्यों की जो लोकेशन या स्थिति जानने के बाद हम जो पढ़ना चाहेंगे कि ये लोग जो हैं किन किन विशेषताओं को लेकर विकसित हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं पुनः समझा देता हूँ, पिछली वाली क्लास में भी समझाया था और इस क्लास में भी समझा देता हूँ कि जो आगे जो कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं ये वैदिक सभ्यता से संबंधित जब प्रश्न पूछेंगे तब हमको तुलनात्मक रूप से प्रश्न आना चाहिए। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तुलना नहीं करूंगा, अब मैं वैदिक सभ्यता में ही जो दोनों काल हैं, अब इन दोनों कालों का नाम जैसे मान लो ये 2 काल मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो ऋग्वेद का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद वाला काल, और एक जो आगे पढ़ेंगे वो कौन सा आएगा? उत्तर वैदिक काल। ये जो उत्तर वैदिक काल आएगा
इस काल के जो लोग हैं, अब मैं पहली विशेषता लेके चलूंगा, जैसे ये पहली विशेषता है, तो इन विशेषताओं में आऊंगा राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति इनकी भी है और इनकी जो उत्तरवेदी काल के लोग हैं उनकी भी आएगी राजनीतिक स्थिति। जब ये राजनीतिक स्थिति इनकी भी है, इनकी भी है, तो इन दोनों में तुलना करेंगे कि दोस्तों इस समय ऋग्वेदी काल में क्या राजनीतिक स्थिति थी और इसमें क्या स्थिति थी। ये जब आप जो कंपटीशन के लिए जब हम गाइड खरीदते हैं, ये किताबें खरीदते हैं, तो उसमें जो शब्दावली आती है, जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वैदिक सभ्यता में ये आएगा कि जो दशराज्य युद्ध है उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन आगे चलकर राजा का पद वंशानुगत आ जाता है, उसका उल्लेख उत्तरवेदी काल में होता है। तब यहाँ कन्फ्यूज होता है कि उत्तरवेदी काल में क्या है और ऋग्वेदी काल में क्या वर्णन है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये 4 विशेषताओं में आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। इसके आधार पर पहली तो जैसे राजनीतिक स्थिति, फिर पढ़ेंगे हम सामाजिक स्थिति, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति, और इसके बाद जो उल्लेख होगा वो आएगा दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक या व्यापारिक जो इनकी स्थिति थी वो आती है। तो ये बिंदु विशेषताओं को लेकर हम आगे जो पढ़ेंगे वो उत्तरवेदी काल पढ़ेंगे। उत्तरवेदी काल में राजनीतिक स्थिति, इसमें फिर आएगा सामाजिक स्थिति, फिर आएगा धार्मिक स्थिति, और फिर आएगा इसमें आपकी आर्थिक स्थिति। अब देखो दोस्तों, जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम राजनीति से करेंगे कि इसमें राजा जो होता था वो कैसा होता था, इसमें राजा होता था तो कैसा होता था। इसमें परिवार में सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर दशा क्या थी, और उत्तरवेदी काल में महिलाओं की दशा क्या थी, इसकी प्रमुख नारियां कौन थी, इसकी कौन थी। इसमें किस प्रकार के विवाह चलते थे, इसमें किस प्रकार के विवाह चलते थे। इस तरह के जब मान लो कि ऋग्वेदी काल में 2 प्रकार के विवाह थे, लेकिन उत्तरवेदी काल में 8 प्रकार के विवाह थे। इसी प्रकार यहाँ पर धार्मिक स्थिति में कहूं तो धार्मिक स्थिति में ऋग्वेदी काल में प्रमुख देवता पशुपति होता था, तो इस काल में ऋग्वेदी काल में प्रमुख देवता इंद्र होता था, लेकिन जब इनमें उत्तरवेदी काल में आया तो पशुपति को जो है प्रमुख देवता माना गया। तो ये जो अंतर आ जाता है, ये अंतर इन दोनों की विशेषताओं को लेकर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऋग्वेदी काल की जो विशेषता लेके आ रहा हूँ उसमें से जो पहली विशेषता आएगी वो कौन सी आएगी, राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति की तुलना फिर इससे करूंगा। तो अभी हम इस बिंदु को ले रहे हैं। अब बात जब इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो एक एक पहलू को खोल के चलते हैं, और यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बनता भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला राजनीतिक स्थिति। अब हम ऋग्वेदी काल को, केवल ऋग्वेद को उठाते हैं। अब उस ऋग्वेद में जो वर्णन आता है उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्रम क्या है, ये प्रश्न कई कंपटीशन में पूछा भी गया है और आपको याद होना चाहिए। आर्ष ग्रंथों का सही क्रम और राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उनका सही क्रम आपको याद होना चाहिए। कैसे न कैसे घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ये क्रम क्या है, बनता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जैसे मान लो आप कहते हैं कि ये लोग परिवार को ज्यादा महत्व देते थे, तो मैं परिवार लिख देता हूँ। उसके बाद परिवारों से ही क्या बनता है, कबीला बनता है, और कबीले से फिर बाद क्या बनता है, गांव बनता है। गांव से फिर क्या बनता है, विश्व बनता है, और विश्व से क्या बनता है, जन बनता है। ऐसे करके आगे से आगे बड़ी बड़ी राजनीतिक इकाइयां बनती गई, और आगे जो राजनीतिक इकाइयां बनती गई तो वो क्रम क्या था ये बता देता हूं मैं आपको। और इसमें इनके मुखिया जो जहां की स्थिति है उसके मुखिया के बारे में भी प्रश्न आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऋग्वेद में जो मिलता है परिवार का क्या मिलता है, कबीला। कबीला में एक परिवार नहीं है, ये कई परिवारों का समूह, इसका मतलब ये संयुक्त परिवार है। लेकिन संयुक्त परिवार एक ही रक्त या एक ही खून को दृष्टिगोचर होती है। भाई और उसके भाइयों का जो परिवार एक साथ रहता है उन परिवार के समूह को क्या कहा जाता था, कबीला। अब उसके बाद जो है वो कबीले स्थायी रूप से जहां बस गए वो क्या बन गया, गांव बन गया, और ये कई गांवों का समूह क्या बना, विश्व बन गया। और विश्व के बाद जो है आगे चलकर क्या बना, जन। अब मैं जैसे अपन बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल की,
तो ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ तक जो राजनीतिक स्थिति मिलती है वो राजनीतिक स्थिति दोस्तों कहलाएगी केवल जन कहलाती है। लेकिन आगे चलकर जो उत्तरवेदी काल और महाजनपद काल आएगा उसमें भी राजनीतिक स्थिति बढ़ती गई और ये जो आगे जो नाम है वो आगे के काल के। तो ऋग्वेदिक काल तक पूछे तो उच्च स्थिति क्या थी, केवल जन कहलाती है। लेकिन उत्तरवेदिक काल में क्या कहलाएगा, जनपद, जो कि जन, छोटे छोटे जन मिलकर क्या बन गए थे, जनपद बन गए थे। जैसे आप जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो आपका जो मत्स्य संघ है, मत्स्य जनपद है, शिवी जनपद है, इस तरह के जो प्राचीन जनपद हैं वो उत्तरवेदिक काल के नाम होते हैं, जबकि जन जो है वो ऋग्वेदिक काल का ही लक्षण है। आगे चल के उत्तरवेदिक काल के बाद ये छोटे छोटे जनपद भी आगे चलकर क्या बन गए थे, महाजनपद हो गए थे। और इन महाजनपदों की संख्या कितनी हो जाती है, 16। और आगे चलकर एक टॉपिक बन जाएगा आपके लिए 16 महाजनपद, जो हम उत्तरवेदिक काल के बाद पढ़ेंगे। तो ये राजनीतिक क्रम आपको याद रखना है। अब इसके मुखिया, इनके निर्माण, इनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी आपको आगे बताने जा रहा हूं कि ये जो मुखिया होते थे ऋग्वेदिक काल में, ये मुखिया कैसे कहलाते थे। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जो थी वो क्या कहलाती थी, जन। सबसे बड़ी इकाई जन थी, तो छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार। पूरे जन का जो मुखिया होता था वो राजनीतिक नेता कहलाता था या राजा कहलाता था, उसे राजन या राजा कहते थे। आगे ये राजा जो है वो क्या करता था, उस जन में निवास करने वाले जो लोग थे उनका प्रमुख काम था जनता और पशुधन की सुरक्षा करना। ये काम प्रमुख रूप से किसका होता था, राजा का या राजन का होता था। एक बात आगे और बता देता हूं यहीं पर कि जब ये राजा जो है इन जन के लोगों की रक्षा करता था तो इस सुरक्षा के बदले क्या वसूल करता था, कर। इस कर का नाम कई बार पूछा गया है, उस कर का नाम है बलि कर। बलि का मतलब ये कत्ल करने वाला नहीं, बलि कर का ही नाम है बलि। जो अपने शरीर के द्वारा कमाया हुआ अंश किसी को भेंट करना बलि कहलाता है। आज इसका अपभ्रंश रूप में हम प्रयोग में लेते हैं, वो गलत है। बलि का मतलब वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से कमाया हुआ अंश किसी को दे देते हैं, वो कहलाता है बलि। और ये जो कर है वो राजा जो है वो स्वेच्छा से लेता था। स्वेच्छा का मतलब है कि जनता उसको स्वेच्छा से देती थी। ये ऋग्वेदिक काल का उसूल है, नियम है। इसी प्रकार हम चले कि ये जो राजा या ये जो जन होते थे, इनका जो राजा होते थे, इनका जो है पद जो है कैसे बना था। जो राजा बनता था उसका चुनाव होता था दोस्तों। जैसे आजकल आपके जो राजनीतिक जो रूप है वो सबसे अपना भारत संघ का जो राजनीतिक इकाई सबसे बड़ी भारत है संघ है, उसका मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। और जो सबसे इसकी छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है, आपकी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है, सरपंच। इसलिए भारत संघ का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, जो कि संविधान के अनुसार कार्य करता है। लेकिन इस समय आप जो आज के समय में आप अपना मुखिया का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उस समय का जो राजा होता था, राजन होता था जन का, उसका भी क्या होता था, चुनाव होता था दोस्तों। और चुनाव करने वाली जो आम जनता होती थी, आम जनता तो होती थी लेकिन अलग अलग संघों के द्वारा आती थी, एक सभा, एक समिति और एक विधत। ये तीनों मिलकर जो एक परिषद का निर्माण करते थे, जो आधुनिक संसद होती है। इस परिषद के द्वारा उस राजा या राजन का क्या होता था, चुनाव होता था दोस्तों। ये चुनाव की प्रणाली हमारी ऋग्वेदिक काल से प्रचलन में रही है। अब दोस्तों जो राजा होता था, ये गांव का सरपंच या मुखिया होता था, विश्वपति होता था, उनका क्या कर्तव्य होता था और किस प्रकार से भूमिका निभाते थे, उसको हम इस चित्र के द्वारा देखते हैं दोस्तों। ये जो राजनीतिक स्थिति है, जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था क्रम है, जो आपको ये बताया गया है कि कबीला बना, कबीला से गांव, गांव से विष, विष से जन, जन से जनपद और जन महाजनपद। इन क्रम में जो मुखिया होते थे वो कैसे बनते हैं, जैसे सबसे छोटी इकाई के रूप में देखें तो सबसे पहली कौन सी है, कुल या परिवार, जो कबीला होता है। ये छोटे परिवारों का समूह आगे क्या बना, ग्राम। अब यहाँ पर आते हैं, मुखिया की चर्चा भी करते चलते हैं कि ये जो परिवार है उसका मुखिया क्या होता है, कुलूप कहलाता था। प्रश्न सामान्य रूप से पूछ सकता है आपको कि वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में परिवार का, कबीला का मुखिया क्या कहलाता था, कुलूप। कुल का मुखिया कुलूप। आगे कई कुल या परिवार का संघ जो बन जाता था वो ग्राम कहलाता था। उस गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी।
अभी ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। इसी प्रकार उस समय क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। आगे चले, इन गांवों के समूह जब जुड़ता था तो क्या बनता था, विष या वंश कहलाता था। विष का मुखिया जो होता था उस वंश का, तो वो विषपति या वंशपति कहलाता था। इस प्रकार कई वंशज मिलकर एक सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई का निर्माण करते थे, वो कहलाती थी जन। और उस जन का जो मुखिया है, उस जन का मुखिया क्या कहलाता था, अभी मैंने बताया था राजा या राजन। ये जन का मुखिया क्या कहलाता था, जनपति या राजा कहलाता है। ये इस सभी जन, इसके सबसे नीचे वाले लोगों की रक्षा करता था। अब आ जाती है कि ये जो मैंने बताया था कि एक ही रक्त समूह का संग्रहण ये परिवार है, कई परिवारों का समूह ग्राम है, कई गांवों का समूह विष है, और कई विषयों का समूह जो है वो क्या कहलाता था, जन कहलाता था। एक ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो वो थी परिवार। आज भी यही है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और आज की प्रशासनिक इकाई में देखें तो सब ग्राम पंचायत है। लेकिन उस समय क्या होती थी, ग्राम होती थी। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, यहाँ पर बड़ी इकाई जो बताई गई वो जन है, और वर्तमान में हमारा जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है, संघ है, जो भारत राज्यों का संघ कहलाता है। आगे चलें, इस प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो ऋग्वेदिक लोगों ने राजनीतिक रूप से जो व्यवस्था बनाई थी, बड़ी विधिवत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, जिसका हम अनुपालना अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा गया कि जो जन का मुखिया राजा होता था, उस राजा का चुनाव होता था। चुनाव करने वाली कितनी संस्थाएं होती थी, 3, और वो 3 संस्थाएं कौन सी, सभा, समिति और विधत, जो कि एक परिषद बनाती थी, जैसे वर्तमान में संसद है। तो उसके थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, और यहाँ से प्रश्न बनता है। सामान्य रूप से केवल ध्यान देना, ध्यान से सुनना, समझना कि सभा कौन है। जैसे हमारे केंद्र में संसद है, संसद में अभी 2 भाग जैसे आप करते हैं, राष्ट्रपति को सम्मिलित करें तो 3 भाग होते हैं। उसके अधीनस्थ जो होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसी प्रकार वहां पर भी जो है ऋग्वेदिक काल में 3 होती थी, सभा, समिति और विधत। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि सभा क्या कहती थी। राजनीतिक रूप से देखें तो सभा का उल्लेख इस ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इस ऋग्वेद में इस सभा के बारे में कितनी बार उल्लेख हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसका उल्लेख हुआ है दोस्तों 8 बार। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। ऋग्वेदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था। क्यों? क्योंकि राजा के चयन में ये भूमिका निभाती थी, और इसमें स्त्री और पुरुष या पुरुष और स्त्री दोनों सहभाग करते थे। दोनों को मिलकर जो है राजा का चुनाव करते थे, और सभा में दोनों लोग बैठते थे। जैसे वर्तमान में महिला और पुरुष हमारे समान रूप से चयनित होते हैं। आगे, सभा जो है पुरुष सदस्यों के लिए सभे शब्द का उपयोग करती थी, और महिला जो कैंडिडेट होते थे उनके सभावती शब्द का उपयोग करती थी। जैसे हमारे जिला परिषद सदस्य होते हैं, जैसे हमारे विधानसभा के जो लोग होते हैं, सांसद होते हैं, उन प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग शब्द का संबोधन करते हैं। उसी प्रकार जो सभा में जो लोग बैठते थे, पुरुषों के लिए संबोधन था सभे, और जो महिलाएं वहां पर चयनित होकर बैठती थी वो सभावती कहलाती थी। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व घट गया था। अभी बात मैं यहाँ उत्तर वैदिक काल की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखना कि इसका महत्व आगे जाकर कम हो जाएगा, लेकिन ऋग्वेद में इसका महत्व अधिक रहेगा। आगे चलें, सभा के बाद आता है समिति। इसका दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू, दूसरा संगठन। समिति के बारे में बताया गया तो सबसे पहले याद रखना है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है। सभा का 8 बार है, तो एक और बढ़ा दो, इसका उल्लेख ऋग्वेद में समिति का होता है कितनी बार, 9 बार। 8 बार किसका, सभा का, तो 9 बार किसका होता है, समिति का होता है। लेकिन सर्वाधिक उल्लेख जो आएगा वो विधत को होगा, जो आगे आ रहा है बिंदु। देखो दोस्तों, इस समिति में क्या होता था, कौन लोग बैठते थे। आगे उत्तर वैदिक काल में तो इसका जो है महत्व है कम होता है, लेकिन सभा और समिति जो है उत्तर वैदिक काल में जो एक हमारे प्रजापति कहलाएंगे, उनकी दोनों पुत्रियां संबोधन किया गया है। जो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि राजा जो है इस सभा और समिति को अपने अंडर में ला देता है, इसके पावर को खत्म कर देता है और अपना पद जो वंशानुगत बना देता है। लेकिन अथर्ववेद जो है, ये बाद का वेद है, ऋग्वेद के बाद का, तो उसके बाद जो है सभा और समिति को प्रजापति हैं उसकी 2 पुत्रियां संबोधन दिया है।
आगे समिति एक महत्वपूर्ण प्रभावी संस्था थी, लेकिन जो है सभा से कम थी। समिति जो थी प्रभावशाली संगठन था, लेकिन इसमें क्या होता है कि राजा जो है वो समिति का निर्माण सहयोग प्रदान करने के लिए करता था। आगे इसमें जो है साधारण व्यक्ति प्रवेश करते थे, लेकिन उसमें चुनिंदा लोग ही प्रवेश करते थे। किसमें? सभा में। समिति में साधारण लोग प्रवेश कर जाते थे, लेकिन किसकी सिफारिश से? जो कि विशिष्ट या समृद्ध लोगों की जो सभा होती थी वो आगे आएगी, विधत। इनके कहने पर समिति में लोग बैठते थे। जब ये अनुभवशाली हो जाते थे तो आगे सभा में चले जाते थे। तो इस क्रम में कि सिफारिश जो लगती थी वो प्रबुद्ध जनों की लगती थी, फिर ये समिति में कार्य करते थे, और जब इनका अनुभव परिपक्व हो जाता था तो आगे सभा में चले जाते थे। तो ये दूसरा जो संगठन था ऋग्वेदिक में वो कौन सा था दोस्तों? समिति। अब मैं इसका जो है ऋग्वेदिक काल का तीसरा संगठन लेके आ रहा हूँ, उसका नाम है दोस्तों विधत। ये विधत जो है किसकी है? जो हमारे अनुभवी या प्रबुद्ध जन जिनका हम सम्मान करते हैं, अनुभव का लाभ लेते हैं, ऐसे उनका एक कुनबा या संगठन बनाया गया था। वो राजनीतिक रूप से तो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन आगे जो है अपनी युवा पीढ़ी को आगे अनुभव का लाभ देकर आगे बढ़ाने का काम करती थी। इसका उल्लेख केवल मात्र ऋग्वेदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में इसका समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे हम। ऋग्वेदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था, क्योंकि सम्मान ये वृद्धजनों का अधिक करते थे, इसलिए प्रचलन में अधिक था। ऋग्वेद में ये विदत पद का प्रयोग, इस विदत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 122 बार। पुनः याद कर लो, सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, लेकिन विदत का उल्लेख कितनी? 122 बार। तो बताओ सर्वाधिक महत्व किसका होगा? विदत का होगा। आगे जो आगे आरण्यक ग्रंथ हैं उनमें आकर इसका समाप्त हो जाता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में इसको विलुप्त हो जाती है, क्योंकि आगे के लोगों ने प्रबुद्ध लोगों का सम्मान नहीं किया, अपनी मनमर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। विशिष्ट संस्था जो आगे हैं उसमें वृद्धों विद्वानों की सहभागिता जो है वो दरकिनार कर दी गई, जो पहले सहभाग करते थे। आगे ऋग्वेद में जो है स्त्रियों के प्रवेश का प्रमाण भी मिलता है। इसका मतलब ये केवल नहीं कि इसमें पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता है। जो विदुषी महिलाएं होती थी, जो कि अपना समय जो है इसमें लगाती थी राजनीतिक रूप से, जो हमारे परिवार में सम्मान के पात्र थी और हमें अनुभव का लाभ देती थी, वो महिलाएं भी इसमें सहभाग करती थी। और ये जो तप से अनुभव से अनुप्राणित होते थे, उनका लाभ जो है उनके लोगों ने या उनके अनुयायी के सभा और समिति के लोगों ने उठाया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों ने इसका महत्व कम कर दिया है। तो ये दोस्तों ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति में जो राजा के बाद जो उसके नीचे के जो अंग होते थे, सभा, समिति और विधत, उनकी चर्चा करी है। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते थे? राजा का चुनाव भी करते थे और राजा पर नियंत्रण भी रखते थे। राजा पर नियंत्रण रखने वाली इकाइयां होती है। आगे चले दोस्तों कि इनके बाद जो इनका भौगोलिक प्रदेश, किनका? ऋग्वैदिक लोगों का, देखते हैं कि ये जनपद बड़े होकर राजा का जो स्वरूप बन जाता है, जन का स्वरूप बन जाता है, वो कैसे आते हैं? ये जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं, इनकी नदियों का कौन कौन सा उल्लेख होता है? जो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम आते हैं वो यहाँ से प्रश्न बनता है, जो एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऋग्वैदिक लोगों का जो भौगोलिक विस्तार है वो यहाँ देखते हैं कि ये प्राचीन जो ऋग्वेद के सबसे पहले के लोग हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। ये 7 नदियों का जो केंद्र था, जो सिंधु और सरस्वती के मध्य का केंद्र, वहां पर निवास करते थे। आगे चलकर ये यमुना और क्या नाम गंगा नदी की ओर विस्तारित हुए तो आर्यावर्त क्षेत्र में कहलाए। इसी बीच में सिंधु से लेकर या हमारे अफगानिस्तान से लेकर आधुनिक बिहार तक जो गंडक या सदानीरा नदी बहती थे, इनके बीच में जो नदियां बहती है वो सारा प्रदेश इन ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा देखा समझा हुआ है। इनके बीच की जो नदियां हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं इसका एक चित्र जो नक्शा है वो आपके सामने रखा हुआ है। ये यहाँ से मैं आपके अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश से लेकर आधुनिक जो यहाँ पर बहने वाली जो सदानीरा, ये बिहार की जो नदी है गंडक नदी, वहां तक के बीच की जो नदियों का उल्लेख करने वाला। उन नदियों के बारे में एक बार ध्यान से सुन लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थी उसका प्राचीन नाम अलग था, लेकिन वर्तमान नाम अलग है।
वो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से। तो उसमें सबसे पहला आता है जो हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र से इधर से लेंगे, तो वो पहला नाम कौन सा आता है दोस्तों? प्राचीन नाम सबसे पहले आता है कुरुमु, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? कुर्रम कहते हैं। ये पहली नदी आती है दोस्तों। इस कुर्रम जो नदी है अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ से ही विस्तारित होकर ये भारत में पूर्व की ओर बढ़े हैं, तो पहले जो वर्णन आएगा वो इधर से आएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर की नदियों का वर्णन आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो कौन सी है? कुभा। कुभा जो नदी है उसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? काबुल नदी। ये आपकी कुभा, ये दूसरे नंबर की नदी कुभा नदी है। तीसरी जो नदी ली है वो है विस्तता नदी, जिसको जो क्या नाम? सिंधु नदी की सहायक नदी है। विस्तता ऋग्वेदिक नाम है, वर्तमान में नाम क्या है इसका? झेलम नदी है। ये विस्तता या झेलम नदी का उल्लेख किया हुआ है। आगे चले, चौथी नदी जो है अस्किनी या असिकनी, ये नदी वर्तमान में क्या कहलाती है? चिनाब नदी कहलाती है। ये जो कश्मीर के नीचे ये चिनाब नदी, जिसका नाम अस्किनी लिखा है। आगे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो नदी है वो कौन सी है? पुरुषनवी। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि पुरुषनवी जो दशहरा की युद्ध है कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया है, तो वो रावी आधुनिक नाम है, लेकिन ऋग्वेदिक नाम कौन सा है? पुरुषनवी है। ये पुरुषनवी जो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। आगे चले, छठी नदी जो कि शतुद्री, जिसे हम क्या कहते हैं? सतलज नदी कहते हैं। सातवीं विपाशा, जिसको हम आधुनिक रूप से व्यास कहते हैं। सदानीरा, ये इधर की बिहार की नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। सदानीरा उसको वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं। अभी का नाम अच्छा है, पुराना नाम अच्छा था। बाकी के नाम तो आपको आधुनिक रूप से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो है इस सदानीरा नाम जो है पहले वाला नाम बढ़िया है, वर्तमान नाम जो है बहुत अच्छा नहीं है। आगे चलें, नोवा दृष्टावती नदी जो राजस्थान में बहती थी, और इस दृष्टावती या दृश्यवती नदी जो है क्या कहलाती है? गग्गर नदी कहलाती है। आगे है 10वीं गोमती नदी। गोमती नदी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? गोमल नदी बोलते हैं। इसी प्रकार सुवस्तु, जिसे वर्तमान में स्वात जो है क्या नाम अफगानिस्तान में जो है स्वात घाटी या स्वात नदी जो है वो घाटी वाला क्षेत्र कहलाता है। 12वां है सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है? सिंध नदी, जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। आगे आता है 13वां नाम सरस्वती। इस सरस्वती का जो है ऋग्वेदिक नाम है और वर्तमान में इसको गग्गर नदी या दृश्यवती नगर नदी कहते हैं। 14वां है सुषोमा नदी, जो वर्तमान में सोहन नदी है। सोहन नदी से प्रश्न आता है, जो मैंने आपको जो पाषाण काल पढ़ाया था, तब उस पाषाण काल में आपको पूरा पाषाण काल जो पहला काल था उसमें बताया था कि हमारे मानव के द्वारा निर्मित पत्थर के प्रथम औजार जो चॉपर चॉपिंग मिलते हैं, वो डिटेरा और पीटरसन ने कहाँ से खोजे थे? इसी सोहन नदी से खोजे गए हैं। सोहन नदी से जो खोजने का जो उपकरण निर्माण या मिलने की जो परंपरा चली थी वो आगे के कालों में भी अनवरत रही है। ये दोस्तों ये है कि ये सरस्वती की सहायक नदी है सोहन नदी, जो शिवालिक क्षेत्र में बहती है। एक दूसरा फर्स्ट ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया कि सोहन नदी की कितनी वेदिकाएं हैं? तो यहाँ से जो वेदिकाओं का निर्माण होता है वो 5 वेदिकाएं हैं। तो ये सोहन नदी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे है 15वीं जो है मरुद्रवृद्धा। इसका वर्तमान नाम है कमरू वर्मन। इस नदी का नाम क्या है? कमरू वर्मन। ये जो नदी है दोस्तों कि ये नदी वर्तमान में कहाँ बहती है दोस्तों? ये कामरूप असम की तरफ या इस गंडक नदी के ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जो ऋग्वेदिक कालीन नदियों के वर्तमान नाम जो भौगोलिक दृष्टि से आपके चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। नदियों या भौगोलिक विस्तार के पश्चात जो अगला जो इसका बिंदु लेने जा रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था में, वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है दोस्तों। वो कौन सा है? 10 राज्य युद्ध। अब 10 राज्य युद्ध जो है अब वो राजनीतिक विषय का ही बिंदु है। ये तो 10 राज्य युद्ध हैं, 10 राजाओं के आपस में युद्ध होते हैं।
क्या पहले के लोग भी लड़ाइयाँ करते थे? बिल्कुल करते थे दोस्तों। पहले के काल में या प्राचीन काल में जो है इनके वर्चस्व को लेकर, इनकी संस्कृति को लेकर, उस संस्कृति और इनके जीवन या रहन सहन के ढंग को लेकर आपसी युद्ध होते थे। मैंने कहा था कि ये जो उच्च स्तरीय ज्ञान, जो आर्य संस्कृति का जो प्रचलन है, जो लोग मानते थे वो तो आर्य थे, और जो नहीं मानते थे वो क्या कहलाते थे? अनार्य कहलाते थे। और अनार्य और आर्यों के मध्य जो ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध हुआ था महत्वपूर्ण, वो युद्ध कौन सा है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल का दशराज्य युद्ध। इस दशराज्य युद्ध के बारे में जो है दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को आज यहीं विराम देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वैदिक काल के जो संस्कृति है इसको थोड़ा विधिवत ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी क्लिष्ट लगती हैं, इनके शब्द थोड़े कठिन हैं। इनका विस्तारित व्याख्या करके सरलीकरण के साथ हम पढ़ते चलेंगे। ये दशराज्य युद्ध महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ। तब तक अपने घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, और दोस्तों कि ये आपका YouTube चैनल जो है इस पर से जुड़े रहें। क्रमशः विधिवत ढंग से आपको गहराई से नॉलेज मिलेगा, और इनको पढ़कर समझकर आप अन्य किताबें पढ़ेंगे तो आपकी ज्ञानवर्धन में और मदद मिलेगी। दोस्तों तब तक अपने घर पर सुरक्षित रहे। थैंक यू, मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।